जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सुन रहे हैं सोलमेट, जिसे लिखा है डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव ने। तो मित्रों, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी। अब आगे सोलमेट 51। इस बार के एग्जाम को तो तुम नहीं दे पाओगी क्योंकि तुमने नीट के लिए एंट्रेंस फॉर्म फिल नहीं किया है, पर तुम तैयारी करो अगले एग्जाम के लिए। अगला एंट्रेंस फॉर्म तुम फिल करना, वह ऑनलाइन हो जाएगा और तुम आराम से एग्जाम दे पाओगी। पर अबीर, यह पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा ना, मुझे नहीं करना है। क्यों, तुम जबरदस्ती की जिद कर रहे हो? निमृत ने चिढ़कर कहा। हुआ क्या है निमृत, तुम चिढ़ क्यों रही हो? और ये तो तुम्हारा बचपन का सपना था। अबीर ने उसके पास बैठकर उसके हाथ थामकर कहा। मैं चिढ़ नहीं रही हूं अबीर, और न ही नाराज हो रही हूं मैं। पर तुम क्यों नहीं समझते हो जिस बात को मैं बहुत पहले बहुत पीछे छोड़ चुकी हूं? तुम बार बार वही बात क्यों दोहराते हो? बोला ना, नहीं करनी मुझे मेडिकल की तैयारी। नहीं रहा अब डॉक्टर बनने का मन। मैं खुश हूं इस लाइफ से, इस घर में तुम्हारी वाइफ बनकर। लेकिन निमृत, अबीर ने कहना चाहा, तुम्हारे मन में ऐसा क्यों है कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूं? मैं सच कह रही हूं, मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है और नहीं अब ऐसी कोई ख्वाहिश रह गई है। बस तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर देखना चाहती हूं अबीर, और कुछ भी नहीं। निमृत बोली, जानता हूं मैं अपनी पूरी कोशिशें में लगा हुआ हूं, पर साथ ही साथ मेरा भी तो दिल कुछ चाहता है। मैं भी चाहता हूं कि जिस तरीके से मेरे सपने पूरे हो रहे हैं, तुम्हारा भी हर ख्वाब पूरा हो। तुमने भी जो भी सोचा हो वह सब पूरा हो, फिर क्यों इनकार कर रही हो निमृत? उद्धरण चिन्ह। जिस ख्वाब की तुम बात कर रहे हो अबीर, वह बहुत पहले छूट चुका है और बहुत पहले भूल चुकी हूं सब। ये सारे सपने बहुत पीछे छूट चुके हैं। अब उन सपनों का और मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे अब उन सपनों से मतलब नहीं है। मैं आगे बढ़ चुकी हूं अबीर, तुम्हारी वाइफ बनकर, इस घर की बहू बनकर। और मैं खुश हूं। अपने मन में ऐसा मत सोचो कि मैं कोई कॉम्प्रोमाइज कर रही हूं। मैं रियली खुश हूं, इतना अच्छा परिवार पाकर, तुम्हें पाकर। निमृत भावुक हो उठी। खुश तो हर इंसान हो जाता है निमृत, और खुशी और सपने में बहुत मामूली सा फर्क है। खुश इंसान अपने नजदीकी लोगों को कामयाब होते देखकर भी हो जाता है। खुश इंसान अपने लोगों की खुशी में भी हो जाता है। पर सपने तो उसके अपने होते हैं, और वह सपने जो उसने जागती आंखों से देखे हो या सोई आंखों से देखे हो, हर पल देखे हो। और जब वह उन सपनों से दूर होता है तो उसे जो तकलीफ होती है, मैं बहुत बेहतर तरीके से समझता हूं इस बात को, और बस इस तकलीफ को दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। प्लीज निमृत, मेरा साथ दो। अबीर ने उसे मनाने की कोशिश की। अबीर, आसान नहीं है अभी ये सब। निमृत ने कहा, पर कोशिश तो की जा सकती है और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जरूर कामयाब होगी। पर मुझे विश्वास नहीं है। इनफैक्ट मेरा मन ही नहीं है। मैं अब बस एक ही जिम्मेदारी निभाना चाहती हूं, और वह है इस घर की जिम्मेदारी। इस घर की बहू होने की जिम्मेदारी, तुम्हारी पत्नी होने की जिम्मेदारी। और कुछ नहीं करना मुझे। निमृत बोली और उठकर जाने लगी। यह इसलिए ना क्योंकि बुआ जी और दादी माँ ने तुम्हें मजबूर कर दिया अपना सपना भूलने के लिए। तुम्हें मजबूर कर दिया इस घर को अपनाने के लिए और एक हाउस वाइफ बनने के लिए। क्योंकि मजबूर किया बुआ और दादी ने, इसीलिए तुम अपना सपना भूलना चाहती हो, क्योंकि बुआ और दादी ने तुम्हें कहा कि सपनों के साथ तुम घर की जिम्मेदारी नहीं निभा पाओगी। अबीर ने गुस्से से कहा तो निमृत के जाते हुए कदम रुक गए और उसने पलट कर देखा। आंखें भरी हुई थी और चेहरे लाल था। तुम्हें जो सोचना है सोचो, जो समझना है समझो, पर मैंने जो तय कर लिया सो कर लिया। इसके आगे मुझे और कोई बहस नहीं चाहिए। तुम्हारा पानी रखा है, पी लेना, और हाँ, खाना खाने के लिए टाइम पर आ जाना। निमृत नाराजगी से बोली, और अगर तुम्हारी यही जिद है तो मुझे नहीं चाहिए खाना, नहीं चाहिए पानी, और नहीं करनी तुमसे बात। अबीर भी नाराजगी से बोला, ठीक है, मत करो बात। मैं सोचूंगी कि एक हफ्ते की जगह तुम आज ही एकेडमी चले गए। मैं भी नहीं करूंगी तुमसे बात, अगर तुम्हारी भी यही जिद है तो। निम्मी ने कहा और गुस्से से सीढ़ियां उतर के नीचे चली गई। अबीर ने गहरी सांस ली और सामने टेबल पर रखी उन किताबों को देखा और उन पर हाथ रखा। जानता हूं जिद्दी हो तुम, पर कोई बात नहीं, तुम्हारी जिद को कैसे तोड़ना है बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। अबीर खुद से बोला और फिर रेस्ट करने लगा। उसे सफर के कारण थकान हो रही थी। रात को डिनर के टाइम सब लोग डाइनिंग टेबल पर थे, पर अबीर नहीं था। यह अबीर खाना खाने नहीं आया। त्रिपाठी जी बोले और निमृत की तरफ देखा। पता नहीं पापा, मेरी बात नहीं हुई है। निमृत ने धीमे से कहा। समीर बेटा, जाओ जाकर देख कर आओ कि अबीर क्यों नहीं आया है। बुलाकर लाओ उसे। त्रिपाठी बोले तो समीर तुरंत ऊपर चला गया। रूम में आया तो देखा कि अबीर लेटा हुआ है। क्या हुआ भैया, आपको खाना नहीं खाना क्या? नीचे सब वेट कर रहे हैं, खाना खाने आ जाओ, समीर बोला।
मेरा मन नहीं है, भूख भी नहीं है। तुम लोग खा लो। पापा से कह देना कि थोड़ी थकान हो रही है तो मैं आराम करूंगा। पर भैया, समीर ने बोलना चाहा। मेरा सच में दिल नहीं है, अभी आते आते रास्ते में खा लिया था मैंने, तो मन नहीं कर रहा है। अबीर बोला तो समीर ने एक नज़र उसे देखा और फिर टेबल पर रखी किताबों को देखा। ये बुक्स, समीर ने कहा, निमृत के लिए लेकर आया था दिल्ली से, पर दिमाग खराब हो गया है उसका। न जाने कहाँ का फितूर चढ़ा हुआ है, गृहस्थीन बनेगी, हाउसवाइफ बनना है उसको, इस घर को संभालना है, मुझे संभालना है, और अपनी पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं करनी। 12वीं पास का ठप्पा लेकर घूमने को तैयार है बेवकूफ लड़की, लेकिन मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। अबीर ने नाराजगी से कहा तो समीर मुस्करा उठा। अच्छा, तो ये सारा गुस्सा इसलिए है क्योंकि भाभी ने आपकी बात नहीं मानी? समीर उसके पास बैठते हुए बोला तो अबीर भी उठकर बैठ गया। हाँ, कुछ सुनने को तैयारी नहीं है, बस हम सबके सपने में ही उसने अपने सपने तलाश लिए हैं। हम सब की खुशी में खुश रहना सीख गई है, खुद के सपने, खुद की खुशी, खुद की जिंदगी, सब कुछ भूल गई है। अभी उम्र ही क्या है, सिर्फ 20 साल, और इस तरीके से हर चीज से अपने आप को कट ऑफ कर लिया है जैसे लाइफ में खाना बनाने, कपड़े धोने के अलावा कुछ रह ही नहीं गया है। पर वह भी जानती नहीं है मुझे, वह अगर जिद्दी है तो मैं भी कोई कम नहीं हूं, देखता हूं कब तक नहीं मानती। अबीर ने कहा तो समीर ने मुस्कुराकर उसके हाथ पर हाथ रखा। खाना ना खाना तो कहीं की समझदारी नहीं है ना भैया, खाने से क्या झगड़ा? समीर बोला, सच में मुझे भूख नहीं है, वैसे भी मैं नहीं खाने वाला था, उस पर उससे झगड़ा हो गया तो और भी नहीं खाऊंगा। पर तुम टेंशन मत लो, मैं भूखा नहीं हूं, और तुम जानते हो ना कि मैं भूखा रह भी नहीं सकता। अबीर ने कहा तो समीर ने गर्दन हिलाई और फिर नीचे चला गया। क्या हुआ, अबीर आया नहीं? त्रिपाठी जी ने समीर के आते ही पूछा। हाँ पापा, भैया बोल रहे हैं उन्हें थकान हो रही है और भूख बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए खाना नहीं खाएंगे, वह आराम कर रहे हैं। समीर बोला, अजीब बात है, बिना खाना खाए तो वह कभी रह नहीं सकता, फिर खाना क्यों नहीं खा रहा है? और दिल्ली से आए हुए भी अच्छा खासा टाइम हो गया उसे, अब तो भूख का समय भी हो गया है। त्रिपाठी हैरानी से बोल रहे थे कि रास्ते में कुछ खा लिया है, ना ही मन है खाने का और ना ही भूख है। समीर ने निमृत की तरफ देखकर कहा तो निमृत ने एक नज़र उसे देखा और फिर अपनी पलकें झुका ली। सबका खाना हुआ और सब अपने अपने कमरे में चले गए। निमृत ने दूध रेडी किया और अबीर के हिसाब से अलग से ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालकर दूध समीर को पकड़ा दिया। जाओ अपने भैया को देकर आ जाओ। भाभी, मुझे पढ़ाई करनी है, प्लीज आप ही देकर आ जाओ ना, समीर ने कहा तो निमृत ने सिमरन की तरफ देखा। अब तुम जाओगी या तुम्हें भी नखरे करने हैं? जिसको देखो वह मुझे ही नखरे दिखाता रहता है, मुझे एटीट्यूड दिखाते हैं सब, बहुत होशियार है इस घर में सब मुझे छोड़कर। निमृत ने गुस्से से कहा, ये ज्वालामुखी क्यों बनी घूम रही हो शाम से? प्यारे पतिदेव से झगड़ा हुआ क्या? सिम्मी मुंह पर हाथ रखकर हंसते हुए बोली। ज्यादा चपड़ चपड़ की तो मुंह तोड़ दूंगी, चुपचाप जाकर उसे दूध देकर आओ। ओह बाप रे, ये गुस्सा, बाकी मैंने तो मना किया ही नहीं है, अभी देकर आ जाती हूँ, सिमरन बोली और दूध लेकर ऊपर चली गई। अबीर भैया, मैं अंदर आ जाऊं? सिमरन ने बाहर से आवाज लगाए। हाँ सिमरन आ जाओ, अबीर बोला तो सिमरन ने जाकर टेबल पर गिलास रख दिया। वह दीदी ने आपके लिए दूध भेजा है, बोल रही थी कि आपने खाना भी नहीं खाया इसलिए दूध पी लेना ध्यान से, सिमरन ने कहा। अबीर ने एक नज़र गिलास की तरफ देखा और फिर मुंह फेर लिया। मन नहीं है मेरा और भूख भी नहीं है, कह देना अपनी दीदी से कि मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वह अगर मुझे खाना या दूध नहीं देंगी तब भी जिंदा रह लूंगा मैं, अबीर ने कहा तो सिमरन की आंखें बड़ी हो गई। आग तो दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। सिमरन बोली, कुछ कहा तुमने? अबीर ने आंखें छोटी कर उसे देखा। आई मीन आप लोगों का झगड़ा हुआ है क्या? सिमरन बोली। अबीर खामोश रहा, इसीलिए दीदी ऊपर नहीं आ रही थी, वैसे तो रोज यहाँ पर बिना ही वजह चली आती है। सिमरन मुस्कुरा के बोली, अभी तुम्हें ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, जो बोला है उतना करो और मुझे डिस्टर्ब मत करो, जाओ अभी यहाँ से, अबीर ने कहा तो सिमरन बाहर जाने लगी। ये दूध तो लेकर जाओ, मुझे सच में नहीं पीना है, अबीर ने कहा तो सिमरन ने दूध उठाया और कमरे से बाहर निकल गई। अबीर ने खाना नहीं खाया और दूध भी नहीं पिया, पर उसे भूख लग रही थी तो उसने अपनी अलमारी से प्रोटीन शेक निकाला और उसको पानी में घोलकर पी गया ताकि भूख महसूस ना हो। तुम्हें तो मैं मना कर रहूंगा निमृत, और तुम्हें मानना ही होगा, तुम इस तरीके से गिव अप नहीं कर सकती। मैं जानता हूं कि परिस्थितियां हमेशा इंसान की एक जैसी नहीं रहती और जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो इंसान कुछ अलग निर्णय ले लेता है।
कभी कॉम्प्रोमाइज कर जाता है तो कभी अपनी इच्छाओं को मार देता है। पर मेरे रहते मेरी वाइफ कॉम्प्रोमाइज करे या अपने किसी भी सपने को मारे मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। तुम मेरी सोलमेट हो निमृत, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और अब मेरी बारी है। जानता हूं आसान नहीं है तुम्हें मनाना, क्योंकि तुम्हारे मन में भी यह डर बैठ गया है कि अगर तुमने अपनी पढ़ाई की तरफ अपने कदम बढ़ाए तो शायद तुम एक परफेक्ट हाउसवाइफ नहीं बन पाओ, शायद तुम परफेक्ट सोलमेट नहीं बन पाओ। पर इंसान हर जगह परफेक्ट हो जरूरी तो नहीं, कहीं अगर कुछ कमी रहेगी तो कहीं कुछ चीजें बेहतर भी होगी, और यही बात तुम्हें समझनी होगी। और मैं जानता हूं तुम्हारे अपने अंदर इतनी काबिलियत है कि तुम अपनी पढ़ाई और परिवार दोनों में बैलेंस बना लोगी। जानता हूं मैं तुम्हें और इतने दिनों में समझ गया हूं, बस अब तुम्हें समझने की देर है निमृत, अबीर ने मन ही मन कहा और फिर आंखें बंद कर ली। पर निमृत का ख्याल सोने नहीं दे रहा था। उधर निमृत को नींद नहीं आ रही थी, बेचैनी से करवटें बदल रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि अबीर भूखा है और साथ यह भी जानती थी कि वह एक स्पोर्ट पसंद है और उसकी अच्छी खासी डाइट है। इस तरीके से भूखा रहना उसकी आदतों में नहीं है और न ही उसकी फिटनेस के लिए ठीक है। पता नहीं नींद भी आई होगी उसे कि नहीं आई होगी। आज तक कभी भी ऐसे खाली पेट नहीं रहा है, और आज नाराजगी में खाना भी नहीं खाया, यहाँ तक कि दूध भी नहीं पिया। उद्धरण चिन्ह। निमृत खुद से ही बोली और फिर से करवट ली। क्या कर रही हो दीदी? अगर नींद नहीं आ रही तो चली जाओ ना, तुम लेकर जाओगे तो वह खाना भी खा लेंगे और दूध भी पी लेंगे। कितनी कठोर हो गई हो तुम, बिल्कुल भी तुम्हें अपने पति की परवाह नहीं है, सिमरन ने कहा जो कि पढ़ाई कर रही थी। निमृत ने उसे गुस्से से घूर कर देखा। तुम्हारे भी तो भैया है, गई थी ना, फिर वापस क्यों लाए? दूध पिलाकर आना चाहिए था ना, ढंग से बहन होने का कुछ फर्ज तुम भी निभा लो। निमृत तुनक कर बोली। लो बात मेरे को डांट दिया उन्होंने, बड़े भाई हैं ना इसलिए सुनते नहीं। तुरंत बोला कि लेकर जाओ, जाओ यहाँ से, नहीं पीना और दूध भी उठा कर ले जाओ। अब मैं कैसे बोलती? उनसे बड़ी होती तो कान खींच सकती थी, छोटी हूं उनसे दीदी, जितना मेरा अधिकार है उतना ही बोलूंगी ना। सिमरन ने तुरंत हाथ खड़े कर दिए। हाँ तो नहीं होगी, भूख तो नहीं पिया, इतना क्या परेशान होना। और तुम कब तक पढ़ने वाली? हाँ निमृत बोली। कहा था ना मैंने आईआईटी की तैयारी करनी है, मुझे तो पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ेगी ना। और आप क्यों बेचैन हो? सो जाओ ना, जब आपको लगता है कि उन्हें भूख नहीं है तो फिर क्यों टेंशन ले रही हो? सिमरन ने कहा तो निमृत ने आंखें बंद कर ली, पर नींद अभी भी नहीं आ रही थी। एक तो अबीर से बात करने का, उसके पास बैठने का दिल कर रहा था, क्योंकि निमृत जानती थी कि एक हफ्ते बाद अबीर चला जाएगा। उस पर साथ ही यह भी लग रहा था कि वह भूखा है। जब बेचैनी ज्यादा हुई तो निमृत उठ खड़ी हुई। गुड गोइंग निमृत। अबीर त्रिपाठी, आपके पति आपका इंतजार कर रहे होंगे, सिमरन ने बत्तीसी दिखाकर कहा तो निमृत ने उसे पढ़ने का इशारा किया और किचन में जाकर उसकी थाली लगाए और दूध दोबारा से गर्म करके उसके रूम की तरफ चल दी। रूम में जाकर देखा तो अबीर आंखें बंद किए हुए लेटा था। मैं भी बेवजह ही परेशान हो रही थी, ये तो घोड़े गधे खच्चर सब कुछ बेचकर सो रहा है, निमृत ने कहा और फिर भी उसकी थाली टेबल पर ढंक कर रख दी और दूध भी। कभी भूख लगेगी तो खा लेगा, निमृत बोली और वापस से दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी कि अबीर ने पीछे से उसे अपनी बाहों में समेट लिया। निमृत की आंखें एक पल को हैरानी से बड़ी हुई और फिर बंद हो गई। जब इतनी फिक्र है, इतनी परवाह है मेरी, तो फिर गुस्सा क्यों करती हो? अबीर ने उसके कान के पास अपने होंठ लाकर उसकी कान की लौ को चूमकर कहा तो निमृत की सांस रुक गई। मैंने कब गुस्सा किया? गुस्सा तुम हुए और तुमने खाने पर नाराजगी दिखाई, निमृत बोली। तो मेरी बात नहीं सुनोगी, मुझे समझने की कोशिश नहीं करोगी तो गुस्सा आएगा ना। अबीर ने उसके पेट पर अपने हाथों की पकड़ को कसते हुए उसके कानों में कहा। तुम अगर बेवजह की बात करोगे, बेमतलब की जिद करोगे तो मैं कैसे मानूंगी तुम्हारी बातें, निमृत बोली। अबीर ने घुमाकर उसे अपनी तरफ किया और उसके चेहरे को अपनी हथेलियां के बीच थाम लिया। ये जिद नहीं है निमृत, तुम्हारा अधिकार है और मेरी ख्वाहिश है, और कुछ भी नहीं जो तुम यूं नाराज हो। मैं चाहता हूं तुम डॉक्टर बनो, एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर बनो, एक काबिल डॉक्टर जिसका चारों तरफ नाम हो, जिसके हाथों में लोगों को ठीक करने का जादू हो। और तुम्हारा भी तो ये सपना था ना, इसमें अलग क्या है? अबीर ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। कुछ बोलूं तुमसे? निमृत ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। हाँ बोलो, मैंने कब मना किया है? मैं तो तुम्हारी हर बात मानता हूँ, हर बात सुनता हूँ, पर तुम ही ज्यादा जिद करने लगी हो। अबीर ने हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला। तुम्हें अगले हफ्ते जाना है ना? निमृत ने कहा। जाना है, अबीर ने जवाब दिया।
तो यह एक हफ्ता है ना हमारे पास। जरूरी तो नहीं कि हम बेवजह की बातों के को लेकर झगड़ा करें और अपना टाइम बर्बाद करें। हम एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं ना। ऐसी बात करनी ही क्यों अबीर, जो कि हम दोनों के बीच लड़ाई का कारण बने। निमृत ने कहा तो अबीर कुछ पल उसकी आंखों में देखता रहा। तुम्हें ऐसा लगता है मैं ये क्वालिटी टाइम खराब करना चाहता हूं? अबीर बोला तो निमृत ने नजर झुका ली। मेरा वह मतलब नहीं था, पर प्लीज ये सब बातें मत करो ना। एक हफ्ते हम साथ में हैं तो हम अपनी बात करते हैं ना। एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बताते हैं ताकि तुम्हें भी तकलीफ ना हो और मुझे भी तकलीफ ना हो। अगर तुम इसी तरीके की रोज बातें करोगे तो हम दोनों का झगड़ा होगा और नतीजा क्या होगा? निमृत ने कहा, यही कि आधी रात तक मैं भूखा रहूंगा और फिर तुम थाली लेकर मुझे मनाने आओगी। अबीर उसके गाल चूमकर बोला तो निमृत की आंखें छोटी हो गई। मैं तुम्हें मनाने नहीं आई हूं, समझाने आई हूं। क्या समझाने? अबीर ने उसकी आंखों में झांका। यही कि है तुम जिद कर रहे हो, इसलिए चुपचाप से खाना खा लो और सो जाओ, निमृत बोली। लेकिन निमृत, अबीर ने कहना चाहा तो निमृत ने उसके होठों पर अपनी हथेली रख दी। प्लीज अबीर, तुम अगले संडे जाओगे और अगले संडे तक प्लीज ये बात मत करो मुझसे। मैं नहीं चाहती कि इस तरफ की किसी भी बात से हम दोनों का झगड़ा हो और फिर हमें बाद में अफसोस हो। निम्मी ने गहरी सांस ले कहा, झगड़ा क्यों होगा? लेकिन अबीर ने बोलना चाहा। प्लीज अभी समझाने की कोशिश करो ना। मुझे नहीं करनी यह बात। तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते क्या? वैसे तो तुम कहते रहते हो मुझे प्यार करते हो, मेरी खुशी चाहते हो, फिर इतनी सी बात मेरी नहीं मान सकते क्या? निमृत ने भरी आंखों के साथ कहा तो अबीर ने उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। अच्छा ठीक है, दिया एक हफ्ते का टाइम तुम्हें। नहीं करूंगा अब तुम्हारी पढ़ाई को लेकर कोई भी बात, पर याद रखना अब तुम भी मुझसे कोई भी ऐसी बात नहीं करोगी जो मैं नहीं मानना चाहूं, अबीर ने कहा। निमृत को उसकी बात कुछ समझ नहीं आई, पर उसने गर्दन हिला दी। चलो अब खाना खा लो, वरना ऐसे ही रात भर करवटें बदलते रहोगे। निमृत ने उसका हाथ थामकर उसे सोफे पर बिठाया और थाली उसके आगे रख दी। तुमने खाया? अबीर ने पूछा। निमृत खामोश रही। चलो आओ फिर साथ में खाते हैं, अबीर ने कह। नहीं, मैं तो तुम्हारे हिसाब से लाई हूं, तुम्हें कम हो जाएगा। मैं नीचे जाकर खा लूंगी, निमृत बोली। पता है मुझे तुम्हारी डाइट बिल्कुल चिड़िया के जैसे चुभती हो। एक रोटी या डेढ़ मुश्किल से खाओगी, कुछ कम नहीं पड़ेगा। अच्छा खासा पूरी थाली भरकर लाए हो तुम। अबीर मुस्कुराया और निमृत को अपने पास बिठाकर उसे निवाला तोड़ खिलाया। तो निमृत ने भी अपने भी उसे भरी आंखों से देखा और फिर उसे अपने हाथों से खाना खिलाया। थैंक्स अबीर, मेरी बात मानने के लिए, निमृत बोली तो अबीर बस मुस्करा दिया। खाना खाकर हमेशा की तरह दोनों बालकनी में आकर बैठ गए। कहने के लिए दोनों के पास ही कोई शब्द नहीं थे। पर दोनों के ही दिमाग में अलग अलग बातें चल रही थी। निमृत ने आंखें बंद कर उसके सीने से सिर टिका लिया। जानता हूं तुमने अपने आप को मजबूत कर लिया है और इस बात के लिए समझा भी लिया है कि अब यही तुम्हारी लाइफ है, पर मैंने अभी भी हार नहीं मानी है और अभी आखिरी दांव खेलना बाकी है। देखता हूं तुम कैसे नहीं मानती, अबीर ने खुद से ही कहा और निमृत के बालों में को धीमी धीरे सहलाने लगा। जानती हूं अबीर, तुम मुझे चाहते हो और साथ ही साथ मेरी खुशियां चाहते हो, मेरे सपने को पूरा करना चाहते हैं, पर अब ये पॉसिबल नहीं है। मैं बहुत पीछे छोड़ चुकी हूँ पढ़ाई लिखाई, और अब मैं फिर से पढ़ाई में उलझकर अपनी जिम्मेदारियां से पीछे नहीं हट सकती। ये घर मेरी जिम्मेदारी है, पापा समीर, तुम, दादी सिमरन, सब मेरी जिम्मेदारी हो। मैं अपनी जिम्मेदारियां से पीछे नहीं हट सकती, और अगर मुझे ये सब जिम्मेदारियां निभानी है तो अपने सपने को मुझे भुलाना ही होगा। इनफैक्ट मैं भुला ही चुकी थी, पर आजकल तुमने फिर से याद दिला दिया है। पर कुछ भी हो जाए मैं बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी तुम्हारी बात और बिल्कुल भी नहीं करूंगी मेडिकल की तैयारी, निमृत ने भी मन ही मन कहा। दोनों यूं ही एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। अबीर उसे कभी मार्केट ले जाता है तो कभी उसके साथ मूवी देखने जाता। बाकी का टाइम वह अपनी एकेडमी और त्रिपाठी जी के साथ बिताता। समीर के एग्जाम्स खत्म हो गए थे, पर उसका आईआईटी का एग्जाम होना था और अब वह उसमें पूरी तरीके से डूब गया था, तो उसके पास ना ही तो निमृत से बात करने का समय था, नहीं अबीर और सिमरन से। वह पूरे टाइम अपनी पढ़ाई में डूबा रहता है, तो वही हाल सिमरन का था। उसके मन में भी आईआईटी करने का जुनून सवार हो गया था और वह भी दिन रात अपनी पढ़ाई करती रहती। हालांकि उसने अभी कोचिंग शुरू नहीं की थी, पर उसने सोच लिया था कि 11th का रिजल्ट आते ही वह त्रिपाठी जी से बात करेगी और आईआईटी की कोचिंग शुरू कर देगी, पर तब तक वह सेल्फ स्टडी कर रही थी।
त्रिपाठी जी भी अपनी तैयारी में लगे हुए थे। उन्होंने जगह जगह बात करके और विभागीय स्तर पर अपनी पहुंच का उपयोग करके अपना ट्रांसफर दिल्ली के स्कूल में करने की बात कर ली थी। उनके रिटायरमेंट की वैसे भी 4-5 साल ही बकाया थे और उनसे सालों में उन्होंने सोच रखा था कि वह दिल्ली रहेंगे और समीर सिमरन के साथ साथ निमृत की भी तैयारी कराएंगे। वही दादी माँ की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। इलाज के बाद में भी अम्मा की हालत खराब होती जा रही थी। अबीर के जाने में अब सिर्फ 2 दिन बकाया थे कि तभी एक दिन अम्मा की तबीयत ज्यादा खराब हुई और इससे पहले कि डॉक्टर कोई इलाज कर पाते अम्मा ने इस दुनिया से विदा ली। अम्मा के क्रियाकर्म में उलझकर अबीर को लगा कि वह अकेडमी नहीं जा पाएगा, तो उसने अकादमी में इन्फॉर्म कर दिया कि वह अब 1 हफ्ते बाद आएगा। पूरा परिवार अम्मा के जाने से दुखी था, पर होनी को कौन टाल सकता है। और वैसे भी अम्मा की अच्छी खासी उम्र हो गई थी और पिछले कई दिनों से वह बहुत बीमार थी, तो पूरा परिवार यह जानता ही था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखते ही देखते 1 हफ्ते का समय और निकल गया तो कुशल जी अबीर के पास आए। अबीर, अब तुम अकेडमी कब जाने वाले हो? अकेडमी से मेरे पास भी फोन आ चुका है। तुम्हारा ट्रेनिंग लेट हो जाएगा अगर तुम इसी तरीके से डिले करते रहोगे तो, कुशल जी ने समझाया। कोच सर, आपको तो पता ही है दादी माँ नहीं रही और उनके प्रोग्राम होते होते 1 हफ्ता निकल गया। अबीर ने कहा, पर अब तो सब प्रोग्राम हो गए हैं और बाकी जो है वह त्रिपाठी संभाल लेंगे। तुम्हें इस समय अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। इस स्टेज पर तुम इस तरीके की लापरवाही नहीं कर सकते। कुशल जी अबीर को समझा रहे थे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा अगले हफ्ते जाने की। अबीर नजर झुका के बोला, लेकिन अगले हफ्ते तक टालने की क्या जरूरत है? तुम आजकल में भी तो जा सकते हो। कुशल जी ने अबीर को समझाना चाहा। ठीक उसी समय निमृत भी कुशल जी के लिए चाय और नाश्ता लेकर वहां आई थी। दिल नहीं कर रहा मेरा अभी, थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे, अबीर ने कहा। अबीर, इस तरीके से तुम खुद का ही नुकसान कर रहे हो। अकेडमी के कुछ रूल्स होते हैं, तुम उन रूल्स को इस तरीके से नहीं तोड़ सकते। जो जाने वाला था चला गया, उसके साथ कोई नहीं जा सकता। पर तुमने इतनी मेहनत की है अकेडमी में एडमिशन के लिए, अब तुम क्यों टाल रहे हो? कुशल जी बोले। अबीर ने कोई जवाब नहीं दिया। कुशल जी ने एक नज़र निमृत को देखा और फिर त्रिपाठी जी से मिलने के बाद चले गए। तो मित्रों, क्या है कारण अबीर की इस तरीके की लापरवाही और अकेडमी ना जाने का? क्या निमृत जान पाएगी कारण और भेज पाएगी उसे अकेडमी, या अबीर का कुछ और ही इरादा है? जानने के लिए सुनते रहिए सोलमेट, जिसे लिखा है डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव ने। तो मित्रों, अगला पार्ट बहुत जल्द। बाकी कहानी को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।